एवरीवन, वेलकम टू यूरेनस क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग राज्य और केंद्र स्तरीय परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न एवं आगामी आने वाले परीक्षा में जो संभावना वाले प्रश्न है उस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में 25 अति महत्वपूर्ण MCQ पर चर्चा करेंगे। यह पार्ट 3 होगा। टाइपिंग मिस्टेक के कारण जो है 4 लिखा गया, लेकिन यह पार्ट 3 है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा। भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया? तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, V.R.V.K. राव, जमना लाल बजाज या उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना R.V.K. राव ने किया था। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला ऑप्शन दादा भाई नौरोजी है। तो थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लेते हैं हम लोग, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने धन के निष्कासन को सिद्धांत दिया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना उन्होंने 1866 ईस्वी में लंदन में किया था। उसके बाद लिबरल पार्टी से 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका योगदान बहुत पुण्य है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए 3 बार अध्यक्ष चुने गए। पहली बार 1886 ईस्वी में जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तो उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष हुए थे। उसके बाद 1893 में फिर उनको अध्यक्ष बनाया गया। फिर लास्ट बार 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में उनको अध्यक्ष बनाया गया। उस अधिवेशन 1906 के अधिवेशन में उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। वैसे तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किए थे, पर कांग्रेस के मंच से पहली बार 1906 के अधिवेशन से यह किया गया। तो इतना सारा बात आपको हर समय याद रहना चाहिए कि कभी भी अगर दादा भाई नौरोजी आपको दिमाग में आता है तो इतना सारा बात आपके जुबान पर होना चाहिए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है जमना लाल बजाज। तो जमना लाल बजाज भारत के बहुत बड़े एक उद्योगपति थे। अंग्रेज उन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किए हुए थे, पर जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने राय बहादुर की पद त्याग दी और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर 1920 से लेकर 1942 तक रहे। वैसे कहा जाता है कि जमना लाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र माना जाता है। एक तरह से उनको उपाधि के तहत दिया गया है। तो इस प्रश्न में भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना R.V.K. राव ने किया था। यह अक्सर बराबर किसी न किसी 10 एग्जाम में से कोई 1 या 2 एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप नज़र रखिएगा। और बाकी जो हमने ऑप्शन का जो एक्सप्लेनेशन किया है वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हम लोग अब चलते हैं दूसरा प्रश्न पर। ऊसर भूमि में सुधार हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर, गोबर, जिप्सम पायराइट या उपयुक्त में से सभी। तो ऊसर भूमि में सुधार हेतु
जिप्सम पायराइट का प्रयोग किया जाता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइंस के सेक्टर में ये क्वेश्चन आपको छोटे छोटे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि ऊसर भूमि में सुधार हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। वैसे सल्फर को हम लोग गंधक बोलते हैं, गंधक, और यह पौधों के लिए जो है टॉनिक का काम करता है तथा मिट्टी में उर्वरकता शक्ति को बढ़ाता है। तो आप लोग ध्यान रखेगा कि ऊसर भूमि में सुधार हेतु जिप्सम पायराइट का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह स्टैटिक क्वेश्चन है, सीधा सीधी इसमें याद रख लेना है कि लोसाने स्विट्जरलैंड में है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ओलंपिक म्यूजियम जैसे आवे लोसाने स्विट्जरलैंड आप लोग मारिएगा। तो चलते हम लोग चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन, सदा ए शहरत किन दो देशों के बीच बस सेवा है? तो यह बस सेवा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। लगभग कहा जाए तो 1999 से 2000 की ईस्वी के बीच में यह शुरू हुआ था, जिस समय भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ थे। इन दोनों के कार्यकाल में यह सेवा शुरू की गई थी, आपसी सहमति पर कि भारत और पाकिस्तान का रिश्ता अच्छा हो सके। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि भारत और नेपाल, तो भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव ट्रेन चलता है। ये भी आप लोग ध्यान रखें कि भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव ट्रेन चलता है। भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, ये 2 एक्सप्रेस चलता है। अब हम लोग थोड़ा सा जब अगर पड़ोसी राज्य देश के बारे में आए तो उनसे कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य हमारा सटा हुआ है। तो नीचे से जब पकड़ेंगे तो हम लोग गुजरात से शुरू करेंगे। पहले गुजरात सटता है, फिर राजस्थान, फिर पश्चिम बंगाल, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख। तो ये टोटल 5 राज्य या कहें 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 5 सत्ता, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हुए और राज्य 3 हुए, गुजरात और राजस्थान और पंजाब। थोड़ा सा नेपाल के बारे में भी देख लेते हैं। तो नेपाल से उत्तर प्रदेश सटता है, बिहार सटता है, सिक्किम सटता है, पश्चिम बंगाल सटता है, उसके बाद उत्तराखंड। इस नेपाल से भी भारत के 5 राज्य सटता है। तो वो कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। भूटान से हम लोग देख लेते हैं। तो भूटान से पहला सटता है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान से भी जो है 4 स्टेट सटता है, 4 राज्य भारत का सटता है। तो इतना सारा ये ज्योग्राफी का बात है, ज्योग्राफी का विषय है, इस पर भी आप लोग नज़र रखिएगा। बराबर अक्सर एग्जामों में पूछ दिया जाता है कि पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है, भूटान से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है, ये अक्सर एग्जामों में आपको मिलता है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब है कि सदा ए शहरत किन दो देशों, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस है। इतना सारा क्वेश्चन को हर समय याद रखिएगा अपने माइंड में। चलते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कहता है कि जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाले से है। जहाँ भी लगेगा कि मुझे एक्सप्लेनेशन करना है, मैं खुद आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा कि आप बाकी आगे आपको कुछ दिक्कत ना हो। चलते हम लोग 6ठा क्वेश्चन पर। 6ठा क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? प्रथम भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? तो बीबी लाल गिरी हैं। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी लाल गिरी हैं। अब हम लोग देख लेते हैं
ऑप्शन में आपको गुलजारी लाल नंदा, ये कौन है? तो गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। जब नेहरू जी, जब उनकी मृत्यु हो गई तो कार्यवाहक के तौर पर गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया प्रथम बार। फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। जब लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में देहांत हो गया तो फिर दोबारा गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके बाद फिर इंदिरा गांधी बने। तो गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी हुए। अब है इसमें सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा का, तो सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया तो सबसे बुजुर्ग नेता होने के कारण सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष, कार्यवाहक अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इस चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का कि ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। वो ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति हुए। उनका कार्यकाल लगभग 1982 से 1987 तक उनका कार्यकाल रहा। ज्ञानी जैल सिंह के तरह, ज्ञानी जैल सिंह के समय में एक विषय जरूर याद रखिएगा कि उनके समय में एक डाकघर संशोधन विधेयक आया था जिन पर ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो इसलिए ज्ञानी जैल सिंह आने पर आपको इतना सारा बात याद रहना चाहिए कि वो पहले भारत के, आपको 7वां नंबर या उनका ईस्वी याद रहे चाहे नहीं रहे, याद रहे, लेकिन इतना याद रहना चाहिए कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति हुए और भारतीय संविधान इतिहास में पहली बार कोई राष्ट्रपति अगर जेबी वीटो का प्रयोग किए हैं तो वो है ज्ञानी जैल सिंह, जो डाकघर संशोधन विधेयक आया था उस पर किए थे। तो चलिए अब हम लोग 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? क्या वो लोकसभा में अपनी रिपोर्ट को रखते हैं या राज्यसभा में रखते हैं या फिर वो राष्ट्रपति के पास अपना रिपोर्ट रखते हैं या फिर उपराष्ट्रपति के पास रखते हैं? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद पूछा जाए तो 148 याद रखिएगा और वो अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने में प्रस्तुत करते। अब देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में संविधान में अनुच्छेद 52 से 62 तक जिक्र किया गया है राष्ट्रपति के बारे में। वो कार्यपालिका के सर्वोच्च होते हैं, कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में जो है, जो संविधान में अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक वर्णन किया गया है। वे राज्यसभा के पादेन सभापति भी होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के पादेन सभापति के रूप में मिलता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं लोकसभा। तो लोकसभा का वर्णन कहाँ किया गया? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संसद के अंतर्गत दोनों आ जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। तो संसद अनुच्छेद 79 में जिक्र किया गया है कि एक भारत का संसद होगा। अब अनुच्छेद 80 में कहा गया कि भारत राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक, इतना सारा बात आपको हर समय याद रहना चाहिए। तो चलते हम लोग 8वां क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन कहता है कि बागुल समिति का संबंध किससे है? तो बागुल समिति का संबंध म्यूचुअल फंड से है। आप लोग याद रखिएगा कि बागुल समिति का संबंध म्यूचुअल फंड से है।
चलते हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दल बदल विरोध कानून में अंतिम निर्णय किनका होता है। तो दल बदल विरोध कानून में अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि दल बदल विरोध कानून में अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेता प्रतिपक्ष दो होते हैं। एक जिनका शासन है, जिस पार्टी ने सरकार बनाया है, उनका भी एक नेता होता है लोकसभा में, जिसे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। एक राज्यसभा में होता है जो नेता प्रतिपक्ष होता है, राज्यसभा। और जो विपक्ष में बैठता है उनका भी एक विपक्ष का नेता होता है, जो लोकसभा के लिए विपक्ष का नेता लोकसभा और राज्यसभा का विपक्ष का नेता। तो इतना सारा आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका का आरंभ किसने किया? तो महात्मा गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब श्यामजी कृष्ण वर्मा होगा। और श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में एक बात और जान लीजिए कि जो अक्सर एग्जाम पूछा, इंडिया हाउस, इन्होंने लंदन में 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस का एक गठन किया था। एक लॉज टाइप का बनवाया था जिसमें भारत से क्रांतिकारी जाते थे तो वहाँ ठहरते थे। इस ऑप्शन में एक है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी, ज़्यादातर एग्जामों में महात्मा गांधी को केंद्र बिंदु में रखकर इतिहास आधुनिक भारत का क्वेश्चन बनता है। तो ज़रूर आप जब किसी भी एग्ज़ाम में जाएं, छोटे से लेकर आप बड़े पीसीएस लेवल तक एग्ज़ाम में जाएं, जिस हिसाब का जैसा एग्ज़ाम है उस हिसाब से गांधी जी के बारे में कुछ न कुछ प्रश्न पूछा ही जाता है। तो गांधी जी के बारे में सबसे पहला जान लीजिए कि गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे, फिर बीच में लौट कर भी आते थे। 1901 ईस्वी में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन, उनके तरफ से पहला अधिवेशन था, उसमें वो भाग लिए। फिर 9 जनवरी 1915 को वह इंडिया लौटे। इस उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस भी बनाया जाता है 9 जनवरी को ही। आने पर उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई चल रही थी, उसमें उन्होंने इंडियन युवाओं से, भारतीय युवाओं से सेना में भाग लेने के लिए कहा गया। तो वायसराय ने खुश होकर उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी। और भी बहुत सारा फैक्ट है उनके बारे में। उन्हें 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनका पत्रिका है इंडियन ओपिनियन, माय एक्सपेरिमेंट, माय ट्रूथ, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, इनका बहुत सारा पत्रिका है। तो महात्मा गांधी के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी जरूर देखिएगा महात्मा गांधी के बारे में। तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव, गणेश उत्सव जैसे उत्सव का आयोजन करवाया, उन्होंने शुरू किया। आर्थिक वेदाज ग्रंथ की रचना की। उन्होंने 2 पत्रिका भी निकाले, एक केसरी जो मराठा भाषा में और एक मराठा जो अंग्रेज़ी भाषा में, उल्टा है दोनों, कभी भी आपको फंसा देगा। तो इसी कारण ये ध्यान रखिए कि जैसे ही मराठा आए तो उसे अंग्रेजी कर दीजिए और केसरी आए तो उसे मराठा कर दीजिए। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलेगांव से होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया, 1916 में अप्रैल से। और उन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा भी दिया। और 1 अप्रैल 1920 को जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की शुभारंभ किए तो उसी दिन महात्मा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। इतना सारा बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में 4-5 फैक्ट याद रखिए कि उन्होंने 1817 में आत्मीय सभा की नींव रखी। 1829 में
ब्रह्म समाज की नींव रखी कलकत्ता में, जो आगे जाकर टूट भी गया। आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में बट गया। केशव चंद्र सेन सब आ गए। उनका एक और 1829 में ही बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा पर अभियान चलाएं उन्मूलन के लिए। उनका एक अपना वो पत्रिका भी निकालते थे, संवाद कुमोदी और मिरातुल पत्रिका भी निकलता था। उनका एकेश्वरवाद का सिद्धांत भी दिए। इतना सारा बात आपको हमेशा याद रहना चाहिए, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदूषण के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को बोला जाता है। ध्यान रखिएगा कि उसमें इतना सारा गंदगी हो गया और इतना रसायन भर गया जिसके कारण उसे जैविक मरुस्थल कहा जाने लगा। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ये शोक वाला क्वेश्चन जो है, जो शोक कहने का मतलब कि विनाशकारी रूप लेकर वो नदी आते हैं। जिस तरह नदी जब अपने मार्ग पर स्थिर है तो जीवन रेखा है समाज के लिए, लेकिन जब नदी भयानक रूप धारण कर ले तो उसे शोक कहा जाता है। वो जान माल छान के हत्या होने लगती है, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लगता है राज्य का। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि शोक इस स्थिति में कहा जाता है। तो हम लोग अब चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पर। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान रखिएगा कि रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट है, बस। उसके बाद हम लोग चलते 13वें नंबर क्वेश्चन पर। 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है द कामरेड नामक समाचार पत्र का आरंभ किसने किया? तो कामरेड नामक समाचार पत्र का आरंभ मोहम्मद मौलाना अली ने किया। मोहम्मद मौलाना अली ने किया। ये मुस्लिम लीग के सदस्य और वरिष्ठ नेता भी थे मोहम्मद मौलाना अली। एक कामरेड नामक समाचार पत्र का आरंभ किया। मजरूल हक का बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मजरूल हक का, उन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की। उनका एक पत्रिका आता था जिनका नाम था द मदरलैंड पत्रिका आता था, और वो बिहार के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी में गिनती होता है इनका मजरूल हक का नाम। अबुल कलाम आज़ाद का भी एक पत्रिका आता था जिनका नाम था अल हिलाल। और अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। उन्होंने 1940 और युवा और सबसे अधिक दिन तक रहने वाले अध्यक्ष थे। उन्होंने 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के पद पर रहे। फिर 47 में सी गोपालचारी को उनको अध्यक्ष में आएगा जब देश आज़ाद हो रहा था। तो याद रखिएगा कि भारत के सबसे यंग और सबसे अधिक दिन तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री है। इसी कारण 11 नवंबर को उनके जन्म दिवस पर नेशनल एजुकेशन डे बनाया जाता है। इतना सारा बात आप लोग याद रखिएगा। खान अब्दुल गफूर खान, इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ये लाल कुर्ता आंदोलन भी चलाए थे, और इनका एक पत्रिका का नाम है पख्तून पत्रिका। इतना सारा बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलते हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजा हरि सिंह ने, सॉरी थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ने अधिमिलन पत्र पर कब हस्ताक्षर किया? तो उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया, क्योंकि राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई के पटेल के कहने पर वो अपने राज्य को भारत में विलय करवा लिया। तो विलय करवाने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर जो है जो 26 अक्टूबर 1947 को किया। देश हमारा आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो गया, लेकिन देशी रियासत सभी को उनको मिलाने के लिए उनका अलग अलग डेट निर्धारण हुआ था।
तो 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ये ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर 1949 इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, अंगीकृत हुआ था, और इसी पर जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने साइन किया था। और संविधान दिवस भी 26 नवंबर 1949 को बना था। उसके बाद है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ था। उस दिन से हम लोग गणतंत्र हुए थे। उससे पहले हम एक तरह से देखा जाए तो नाम मात्र के लिए वायसराय ही थे, कर देश स्वतंत्र हो गया था, लेकिन जब तक कि संविधान नहीं बना था तब तक नाम मात्र के लिए वायसराय से सारा काम भारत के प्रधानमंत्री भारत के लोग कर रहे थे। लेकिन गणतंत्र 26 जनवरी 1950 से हुआ। इतना सारा बात को आप लोग याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं अब 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है नैन्सी किस देश का एक औद्योगिक शहर है? तो नैन्सी एक औद्योगिक शहर है, ब्रिटेन का एक औद्योगिक शहर है। आप लोग याद रखिएगा कि ब्रिटेन का यह औद्योगिक शहर है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। ध्यान रखिएगा आप लोग, गोल्फ से है। चलते हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले मंगोल का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो सबसे पहले मंगोल का आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। सबसे पहले मंगोल का आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। अगर यही पूछ दे कि अब सबसे अधिक किसके काल में हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था, लेकिन सबसे पहले मंगोल का आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आखिर है कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम है। जब गौरी यहाँ आक्रमण करता है तो वो अपना दास को छोड़कर चला जाता है और उन्हें लाखों का दान विरासत में देता है, जिसके कारण उसे लाख बख्श या हामी द्वितीय कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपना राजधानी बनाया। उसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया महरौली में, दिल्ली महरौली के समीप। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, पर निर्माण तो करवाया लेकिन पूरा नहीं करवाया, पूरा उसे इल्तुतमिश ने करवाया जो उनका दास था। उसके बाद अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया जो एक मस्जिद है। दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाया और लाहौर में रावी नदी के किनारे राजधानी भी बनाया गया। बहुत ही सुरीली आवाज़ में जब कुरान पढ़ते थे, इसके कारण उसे कुरान खां भी बोला जाता था। और 1210 ईस्वी में चौगान खेलने के दौरान गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आराम सा गद्दी पर बैठे और वो अयोग्य शासक थे, जिसके कारण जो इल्तुतमिश जो गुलाम के गुलाम था, दास का दास था इल्तुतमिश, जो उन्होंने गद्दी पर बैठा। वो 1210 में उनकी मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक आराम सा गद्दी पर बैठे, लेकिन आराम सा चलाने में अयोग्य था। तो 1 साल के बाद ही 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश जो है जो आराम सा गद्दी पर बैठा। उसके बाद जो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गए। इल्तुतमिश ही गुलाम वंश का वास्तविक शासक था। उन्होंने लाहौर से दिल्ली राजधानी को हस्तांतरण किया और पहला शासक था जो तुर्की के खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि धारण की। 40 विश्वासपात्र तुर्की सरदारों का तुर्कान ए चहलगानी बनाया। इक्ता व्यवस्था शुरू किया, जो पहले काम के बदले में ज़मीन दिया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था, तो उसे इक्ता प्रथा कहता था। तो इक्ता प्रथा शुरू करवाया। उसके बाद चांदी का टनका चलाया, तांबा का जीतल मुद्रा चलाया। यह दोनों चीज़, चांदी का टनका और तांबा का जीतल, ये जब बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद
यह सुल्तान बनने से पहले बदायूं प्रांत का सूबेदार भी था। इतना सारा बात आपको। और मंगोल का आक्रमण सबसे पहले चंगेज खां का आक्रमण सबसे पहले इल्तुतमिश के काल में हुआ था। तो इतना सारा बात इल्तुतमिश के बारे में आपको हमेशा याद रखना चाहिए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली खिलजी वंश का दूसरा शासक था और बहुत ही शक्तिशाली और योग्य शासक था। उन्होंने सिकंदर ए सानी या कहे तो द्वितीय सिकंदर का उपाधि भी धारण किया था। उसके बाद सेना को अस्थाई वेतन देना शुरू किया और अस्थाई सेना भी रखना शुरू किया। जब नकद वेतन देना शुरू किया तो उन्होंने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। जो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा को प्रारंभ किया था उसे समाप्त कर दिया। उसके बाद दाग हुलिया प्रथा गुप्तचर प्रणाली का भी शुरुआत किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाही दरवाज़ा, हजार खंबा इत्यादि सारी किला का भी निर्माण करवाया। उसके बाद उनका एक गुजरात अभियान में 1000 दिनार से एक कन्नड़ को खरीदा था, जिन्हें मलिक कफूर अपना सेनापति बना दे। जब वो दक्षिण के अभियान पर गए वारंगल यानी तेलंगाना, तो उन्होंने प्रताप रुद्र देव द्वितीय से जो कोहिनूर का हीरा लिया था, जिसे मलिक कफूर ने खिलजी को भेंट किया था। उसके बाद चराई कर, गिरी कर, जिसे धड़ी चढ़ी कर भी कहा जाता, वो लगाने वाला भी शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो इतना सारा बात आपको, सहना ए मंडी, रियासत ए मंडी, ये सब भी, बाजार नियम, बहुत सारा चीज़ उन्होंने चालू किया। तो इतना सारा बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। बलबन जब राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने सबसे पहले जो इल्तुतमिश ने चहलगानी 40 विश्वास पात्र तुर्क सरदार का जो चहलगानी बनाया था, सबसे पहला उनको समाप्त किया। उसके बाद रक्त और लौह की नीति अपनाया, राजत्व का सिद्धांत दिया, राजा को जिले इलाही कहा, क्योंकि कहा कि राजा ईश्वर की छाया है। उसका सिज्जता पैबोस प्रथा शुरू करवाया, नवरोज की शुरू करवाया। ये सारा बात आपको हमेशा याद रखना होगा बलबन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महाबलीपुरम का रथ स्मारक का निर्माण किस शासक के द्वारा शुरू किया गया? महाबलीपुरम का रथ स्मारक का निर्माण किस शासक के समय द्वारा किया गया? तो पल्लव वंश के समय के शासक ने यह शुरू करवाया था। और चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। चोल का स्थापना विजय आले ने किया। राजेंद्र प्रथम राजा राजेंद्र। उसके बाद चोल में कहते स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है मध्यकालीन भारत में। उसके बाद उनकी नौसेना बहुत ही शक्तिशाली थी, कांस्य का नटराज मूर्ति। उसके बाद उनका राजधानी तंजौर था। ये सारा बात आप लोग याद रखिएगा। चलते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का घोषणा पत्र कहा था? तो किस अधिनियम ने जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का घोषणा पत्र कहा था? तो ये अधिनियम था 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का एक्ट। इस एक्ट को नेहरू जी ने कहा था कि बिना कार का इंजन है, बिना इंजन का कार है। जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि अंदर से यह खोखला है। ये नेहरू जी ये भी कहा कि दास्ता का घोषणा पत्र है। ये सारा बात उन्होंने ये सब कहे थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि 1892 का एक्ट में क्या है आखिर। तो 1892 में जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और बजट पर वाद विवाद की प्रक्रिया आरंभ हुई। इतना, ये 2 लाइन आपको हमेशा याद रखना होगा। 1909 का एक्ट, तो 1909 के एक्ट को मार्लो मिंटो सुधार एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि मार्लो उस समय भारत राज्य सचिव थे और मिंटो यहाँ के वायसराय थे। इसी कारण इन दोनों के
राज्य सचिव और वाइसराय रहने के कारण इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार एक्ट भी कहा जाता है। यह इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति का भी जन्म हुआ कि हिंदू सिर्फ हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को वोट देगा। उसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त संख्या भी बढ़ा, सदस्यों की अतिरिक्त संख्या भी बढ़ाई गई, 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। प्रांतीय विधानसभा में वृद्धि कर दी गई और बजट पर बहस करने और मतदान करने का अधिकार दे दिया गया। जहां 1892 में सिर्फ बजट पर बात विवाद करने का था, लेकिन जैसे ही 1909 का अधिनियम आया तो उसमें बजट पर बहस और मतदान करने का भी अधिकार दे दिया गया। इतना सारा बात आप ध्यान रखिएगा। 1919 का एक्ट, तो 1919 के एक्ट को जो मोंटस्क्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है, क्योंकि चेम्सफोर्ड यहाँ के वाइसराय थे और मोंटस्क्यू वहाँ के भारत राज्य सचिव थे। इन दोनों के कार्यकाल में यह अधिनियम आया, इसी कारण इस अधिनियम को मोंटस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें पहली बार उत्तरदायी सरकार की स्थापना शुरू हुई, द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत हुआ, जिसके तहत प्रांतीय कार्यकारी परिषद को 2 भागों में बांट दिया गया। एक क्या कहते हैं, एक जो गवर्नर के अंडर में था वो आरक्षित था, और जो भारतीय आदमी को वो हस्तांतरित विषय पर आप बहस कर सकते हैं, कानून बनवा सकते हैं, जैसे सामाजिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, रोड, पुल, ये सब पर। लेकिन जैसे विदेश नीति, हथियार, सेना, इस पर कानून बनाने का अधिकार जो वाइसराय अपने अंडर में रखे हुए थे। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग गठन का प्रावधान किया गया इसी अधिनियम में, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन आगे जाकर ली कमीशन के अनुशंसा के आलोक में 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और इसी एक्ट की समीक्षा के लिए जो 1927 में साइमन कमीशन का नियुक्ति किया गया था। 1935, अब 1919 के एक्ट को जो समीक्षा के लिए जो 1935 का एक्ट बनाया गया, 1935 का एक्ट बनाया गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुआ, विषय का बंटवारा कर दिया गया, संघ सूची और राज्य सूची। उसके बाद संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, प्रांतीय जो 1 अप्रैल 1937 से परिवर्तनीय में हुआ, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, आरबीआई का गठन किया गया, अनुदेश पत्र जारी किया जो कालांतर में जाकर नीति निदेशक तत्व बना। इतना सारा बात आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ये एक्ट में इसलिए ऑप्शन में ये चारों एक्ट ही रखा क्योंकि ये चारों अधिनियम से कोई ना कोई सवाल बराबर पूछा जाता है, तो हमने इसलिए इस ऑप्शन में इस एक्ट सबको, अधिनियम सबको रखा हूँ। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 20वां नंबर क्वेश्चन पर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो ये आज हटा दीजिए, एक टाइपिंग मिस्टेक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। सॉरी भाई, मिस्टेक हो गया। ए.ओ. ह्यूम ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने करवाया था, जो मैं अभी आपको बताया था कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने करवाया था, जो 1905 तक रहे। वो ए.ओ. ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में उनका योगदान है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष हैं, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। चलते हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का खेल का आयोजन फ्रांस में किया गया था। फ्रांस में किया गया था, चाम्बोलिस में 1924 में किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग 22 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र का प्रथम व्यापार एवं विकास सम्मेलन 1964 में हुआ था। चलते हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो यूरो मुद्रा का प्रचलन 1 जनवरी 1999 से हुआ। यूरो मुद्रा का प्रचलन यूरोप में चलता है यूरो मुद्रा, सीधा सीधी आप लोग जान लीजिए। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ साइंस की बहुलता वाले एग्जाम होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लीवर, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसमें पूछा जा रहा है पहले भारतीय कौन है, तो पहले स्वर्ण पदक तो अभिनव बिंद्रा होगा। ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण पदक, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा होगा। और केडी यादव कांस्य पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति थे ओलंपिक में। और मेजर ध्यानचंद के बारे में जानते ही हैं आप लोग, 29 अगस्त को उनके जन्म दिवस पर खेल दिवस भी बनाया जाता है। तो इसी के साथ ही हम लोग आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें उत्सुकता और बढ़ेगी अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने में। तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।